हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटीनल क्लासेस। कैसे हो आप सब? गुड। ओके। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि हमारे पेपर 1 की यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें से ये टॉपिक मैंने लिया है। तो बेसिकली ये टॉपिक आज मैं आपको इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ क्योंकि जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली एमसीक्यू की सीरीज़ चलती है, तो वहाँ पे मैंने इसी टॉपिक में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे। बट अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के आंसर जो थे वो गलत थे। तो मुझे ऐसा लगा कि या तो आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है या आपको कहीं पे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सॉरी, हाँ जी, तो ये टॉपिक है दैट इज़ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो मैं आपको बताती हूँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है। ब्लूम ये एक पर्सन है और टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो ब्लूम जो है उन्होंने 1956 में, बेंजामिन ब्लूम नाम के पर्सन हैं, तो उन्होंने 1956 में ये टैक्सोनॉमी दी है, ये क्लासिफिकेशन दिया था अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर। ठीक है, जिसे एजुकेशनल गोल्स भी कहा जाता है, जिन्होंने जो एजुकेशनल गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो इसी को ही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लियर? ओके। तो बेसिकली ब्लूम्स के अकॉर्डिंग जो ये टैक्सोनॉमी है, इसे हर टाइप के जो इंस्ट्रक्टर हैं उसे अपनी टीचिंग में यूज़ करते हैं। ये K to 12 कहा जाता है इसे, मीन्स ये जो किंडरगार्टन स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ से लेके 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स तक के लिए, उनकी लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी लर्निंग की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको तीन हायरार्किकल मॉडल्स में डिस्क्राइब करता है, क्लासिफाई करता है। ठीक है, मीन्स जो हमारे लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो तीन जो ग्रुप्स हैं उसमें उसे डिवाइड किया है इसने। ठीक है, तो वो तीन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? दैट इज़ कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन्स। तो देखिए, जब किसी चीज़ को हम लर्न करते हैं तो लर्न करने के लिए हमें ये तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन है कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, हिंदी में संज्ञानात्मक कहते हैं। और कोग्निटिव वर्ड से आपने याद रखना है दैट इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मीन्स जो आपके ब्रेन से, आपकी थिंकिंग से, आपकी रीजनिंग एबिलिटी से, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, उसी को कोग्निटिव डोमेन कहा जाता है। ओके, तो मीन्स आपको किसी चीज़ को याद करने के लिए आपका कोग्निटिव डोमेन, आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो भी ठीक होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है। उसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक। भावात्मक से आप समझ रहे होंगे कि रिलेटेड टू योर फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, तो मीन्स आपकी फीलिंग्स भी किसी चीज़ को लर्न करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। एंड थर्ड वन है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर दैट इज़ गत्यात्मक। साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन का मतलब है दैट इज़ रिलेटेड टू डूइंग, मीन्स आपने कुछ फिजिकली, आपकी जो फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं वो भी आपके लर्निंग में हेल्प करती हैं। क्लियर? तो मीन्स आपको किसी चीज़ को लर्न करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉग्निटिव, आपका मेंटल एबिलिटी। सेकंड वन अफेक्टिव डोमेन, दैट इज़ योर फीलिंग्स, इमोशन। एंड साइकोमोटर डोमेन्स दैट इज़ रिलेटेड टू डूइंग, जिसमें आप जो आपका फिजिकल वर्क है, फिजिकली आप मूवमेंट कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन। क्लियर? ओके। तो कोग्निटिव डोमेन क्या होता है? तो कोग्निटिव डोमेन, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेंटल एबिलिटी और थिंकिंग बेस्ड। ठीक है, ये आपकी थिंकिंग पर बेस्ड है। तो जो हमारे बेंजामिन ब्लूम्स हैं, उन्होंने 1956 में ये टैक्सोनॉमी का ओरिजिनल जो वर्जन था उसे दिया था, तो जिसमें 6 लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किए थे। बट 2001 में इसकी जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है उसे रिवाइज़ किया गया और इसमें जो 6 स्टेप्स थे उनमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ पहले। देखिए, ये है हमारा रिवाइज टैक्सोनॉमी 2001 में, जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी कोग्निटिव डोमेन है। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट वन है, जो हमारे जो हायरार्की है उसमें हमारा फर्स्ट जो आ जाता है दैट इज़ रिमेंबर। तो फर्स्ट स्टेप है रिमेंबर।
उसके बाद है अंडरस्टैंड। रिमेंबर में क्या आता है कि आपने चीज़ों को, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है चीज़ों का, आपने किसी चीज़ को याद किया, आपको जस्ट यहाँ पे नॉलेज दिया, आपने उसे रिमेंबर किया, रिकॉल किया, चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ किया, आपने उनकी पहचान की, ठीक है। कि जैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बता दिया गया है कि 2 इंटू 2 जो है वो 4 होता है, जस्ट उनको यहाँ पे रट्टाफिकेशन करवाई गई, रूट लर्निंग को प्रमोट किया गया, उनको समझाया नहीं, जस्ट यहाँ पे उनको नॉलेज दिया गया, रिमेंबर करवाया, याद करवाया कि 2:2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल आ गया अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, ठीक है। मीन्स उसको यहाँ पे बताया गया कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आ गया अंडरस्टैंड, मीन्स आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, उन्हें समझने की कोशिश की, उन्हें इंटरप्रेट किया, उनको समराइज़ किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसे कहा जाता है अंडरस्टैंड। देन उसके बाद आ गया अप्लाई, मीन्स आपने अब उसको अप्लाई करना है एग्जाम में जाके। अगर आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, ठीक है, जो आपको बताया है कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 है, और आपने उसे अप्लाई किया एग्जाम में, उसकी एप्लीकेशन की, आपने उसको एग्जीक्यूट करके देखा, उसको सोल्व करके देखा, तो उसे कहा जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आ गया एनालाइज। एनालाइज मीन्स आपने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के देखा, उन्हें पार्ट्स में देखा, उसे कहा जाएगा एनालाइज। एंड देन इवेलुएट। इवेलुएट में क्या होगा कि आपने चीज़ों को चेक किया, ठीक है, उसे जज किया, उसमें चेक किया कि पूरी टेक्सोनमी क्या है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है इवेलुएट। देन उसके बाद आ गया क्रिएट, जो कि सबसे हाईएस्ट जो है वो रिवाइज टेक्सोनमी में आ जाता है। क्रिएट मीन्स आपने चीज़ों को इकट्ठा किया, उनसे कुछ नया बनाने की कोशिश की, आपने कुछ नया प्रोड्यूस करने की कोशिश की, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएट, ओके। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये है हमारा 1956 का जो ओरिजिनल जो हमारी टेक्सोनमी वो, और जो रिवाइज है वो, इनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले जो है वो 1956 में से एज अ नाउन यूज़ किया जाता था, अब इसे एज अ वर्ब फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ओके जी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले था नॉलेज, अब उसे कहा जाएगा रिमेंबर। तो है सेम ही, देखिए नॉलेज में बच्चे को नॉलेज दे दिया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ कि ब्लूम्स की जो टेक्सोनमी है उसमें 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं लर्निंग के, दैट इज़ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। क्लियर, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे याद करवाया, आपको मैंने नॉलेज दिया, मैंने कुछ समझाया नहीं, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट लेवल। उसके बाद आ गया कॉम्प्रीहेंशन या फिर अंडरस्टैंड। तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या किया जाता है कि मैंने जो आपको बताया कि इसके 3 डोमेन है, अब मैं उसको आपको समझा रही हूँ, आपको पूरा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, आप अंडरस्टैंड कर लो चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद आ गया एप्लीकेशन। अब मैंने वीडियो के एंड में आपको दिए हैं क्वेश्चंस इसके, तो आपने उनको अप्लाई करना है कि आपको ये टेक्सोनमी समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे पता लगेगा, या फिर जब आप एग्ज़ाम में आपको स्क्रीन पे इस टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो इससे पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है, आपने उसको कैसे अप्लाई किया है। क्लियर, ओके। उसके बाद आ गया एनालिसिस। एनालिसिस में आपने क्या करना है, एनालिसिस में किया जाता है कि चीज़ों को पार्ट्स में तोड़ के देखना। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो कि मैंने जो है 3-4 बार जो नेट का एग्ज़ाम है वो दिया है, और 3-4 बार मेरे से क्लियर नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप खुद को एनालाइज कर रहे हो कि मुझे कहाँ पे कमी रह गई, क्यों नहीं हुआ। मीन्स आपने देखा कि हो सकता है आपका ज़्यादा टाइम जो है वो आरसी को सॉल्व करने में निकल गया और बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचा, या फिर आप सिर्फ डीआई जो है उसी को सॉल्व करते रह गए और बाकी पेपर के लिए टाइम नहीं बचा। मीन्स आपने क्या किया, आपने चीज़ों को पार्ट्स में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, उसको एनालाइज करने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिंथेसाइज। सिंथेसाइज मीन्स आपने चीज़ों को जोड़ के देखना है, उनसे कुछ नया बनाने की कोशिश करनी है, आपने जो पार्ट्स हैं उनको जोड़कर कुछ नया बनाओगे। तो ये जो हमारा लेवल है, इसे जो रिवाइज टेक्सोनमी में सबसे अपर लेवल पे रखा गया है एज अ क्रिएट में, ठीक है। इसे पहले जो 5th नंबर पे रखा गया था, अब उसे 6th नंबर पे रखा गया है, सबसे अपर में रखा गया है जो रिवाइज टेक्सोनमी है। और जो इवैल्यूएशन होता था पहले सबसे एंड में किया जाता था, अब रिवाइज में इवैल्यूएशन एनालिसिस के बाद किया जाता है कि आपने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के देखा, फिर आपने खुद को इवैल्यूएट किया, ठीक है, आपने उसे जज किया, आपने चेक किया चीज़ को, ठीक है, तो उसे कहा जाता है इवैल्यूएट। और सबसे एंड में आपने क्या करना है, क्रिएट करना है, आप कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हमारी रिवाइज टेक्सोनमी है जो कि 1956 से इस तरह से डिफ्रेंशिएट होती है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन के बीच में ही जो चेंजेस हैं यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक, तो वहाँ पे
आप लोगों ने किसी ने कहा था कि सिंथेसाइज पहले किया जाता है, एनालिसिस बाद में किया जाता है, बट नहीं, एनालिसिस दोनों ही तो टैक्सोनॉमी है उसमें एनालिसिस पहले किया जाता है, सिंथेसाइज बाद में किया जाता है, और जो रिवाइज है उसमें तो सबसे एंड में, दैट इज़ क्रिएट। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए, उसके बाद जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है 2001 में, तो उसमें रिमेंबर जो हमारा फर्स्ट जो लेवल है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारा फर्स्ट है, सबसे पहले नॉलेज, फिर ये कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये मास्लो की जो हायरार्की है उसकी तरह काम करता है। क्लियर? ओके। तो रिवाइज टेक्सोनॉमी में जो रिमेंबर है उसमें किस क्या क्या ऐड किया जाता है, किसे इंक्लूड किया जाता है। रिमेंबर में आप क्या करते हो, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हो, रिकॉल करते हो। अंडरस्टैंड में आता है, चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो, उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे, इन्फर करोगे, कंपेयर करोगे आपस में उनको। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। ओके, क्लियर? राइट। उसके बाद है अप्लाई। तो थर्ड लेवल पे आप अप्लाई करते हो, मीन्स आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करके देख रहे हो, इम्प्लीमेंट करके चेक कर रहे हो। देन फोर्थ वन इज एनालाइज। आपने क्या करना है, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के चेक करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, एट्रीब्यूट इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद आ गया इवेलुएट। इवेलुएट मीन्स आपने चीज़ों को चेक करना है, उनको क्रिटिसाइज करना है, इसमें आ गया इवेलुएशन में। उसके बाद हमारा लास्ट लेवल है, दैट इज क्रिएट। तो क्रिएट में क्या करना है, जनरेट करना है आपने नई चीज़ों को, प्लानिंग करनी है, प्रोड्यूसिंग करनी है। ठीक है, राइट। चलिए, उसके बाद हमारा सेकंड डोमेन है, दैट इज़ अफेक्टिव डोमेन, दैट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशन। ठीक है, तो इसमें जो आपके इमोशन है उनसे संबंधित चीज़ों को ऐड किया जाता है। क्लियर? हाँ जी। तो मीन्स आप किस तरह से चीज़ों को सोचते हो, कैसे आपकी जो फील करते हो, आपकी एबिलिटी क्या है, आप इमोशनली किस तरह से रिएक्ट करते हो, तो इसे कहा जाता है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो इसे किसने दिया था, इस डोमेन की जो लैंग्वेज है, सॉरी, जो इसे डेवलप किया है हायरार्की को, तो ये किया है क्रैथवॉल। ठीक है, तो ये ब्लूम के ही साथी थे, उन्होंने इसे डेवलप किया है। ठीक है, तो ये एरिया कहाँ पे कंसर्न करता है, दैट इज़ फीलिंग इमोशंस। ठीक है, तो आपकी फीलिंग्स और इमोशन के साथ जस्ट करता है, रिलेट करता है, दैट इज़ एटीट्यूड्स, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी वैल्यूज़। ठीक है, तो इन सब के साथ जो है वो इनका रिलेशन रहता है, भावनाएं। ठीक है, मीन्स लर्निंग के लिए आपकी भावनाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है। या आप किसी चीज़ को लर्न करते हो तो आपका उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें जो 5 सब डोमेन है अफेक्टिव डोमेन के, तो वो क्या है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ रिसीविंग। मीन्स यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप उसको रिसीव करते हो, आप उसको ग्रहण करते हो। उसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्डिंग, आप उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स करते हो, रेस्पॉन्ड करते हो मीन्स। ठीक है, उसके बाद आ गया वैल्यूइंग, आप उस जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई आप उसको वैल्यू देते हो। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, उन्हें अच्छे ढंग से। ठीक है, उसके बाद आ गया कैरेक्टराइजेशन, मीन्स आपने उन चीज़ों को अपने अंदर इतने अच्छे से समाहित कर लिया कि अब वो आप इमोशनली उस चीज़ से कनेक्ट हो गए, अब वो आपको नहीं भूलेगा, अब आप उसको अच्छे से लर्न कर पाओगे। क्लियर जी? उसके बाद हमारा लास्ट आ गया, दैट इज़ द साइकोमोटर या फिर काइनेस्थेटिक डोमेन, दैट इज़ रिलेटेड टू योर डूइंग। क्लियर? तो जो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स हैं दो स्पेसिफिक टू डिस्क्रीट फिजिकल फंक्शन। ठीक है, तो इसमें फिजिकल फंक्शन को जो है वो उसे ऐड किया जाता है। मीन्स जो भी लर्निंग के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लर्निंग के लिए आपका मेंटल मीन्स आपका कॉग्निटिव, आपका अफेक्टिव, आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो भावनात्मक जो डोमेन है वो, और थर्ड वन है आपका डूइंग, मीन्स आपका जो फिजिकल एक्शंस आप लेते हो वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें चीज़ों को मीन्स ये प्रोग्रेसिव लेवल है बिहेवियर्स का, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू मास्टरी ऑफ फिजिकल स्किल। मीन्स आप चीज़ों की ऑब्जर्वेशन से लेके फिजिकल स्किल में उसकी मास्टरी कर लेते हो, तो इसमें उसका एक प्रोग्रेसिव लेवल है। मीन्स आप चीज़ों को देखते हो फिर उसको फिजिकली उसमें मास्टरी कर लेते हो। ठीक है, इसमें साइकोमोटर में इसमें ऐड किया जाता है। तो साइकोमोटर का जो डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है ये हैरो ने दिया था 1972 में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें भी 6 सब डोमेन है साइकोमोटर में। तो फर्स्ट वन है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। तो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो फिर वो
वो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स करने शुरू कर देता है। मीन्स फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ भी होता है कि जैसे जो ऑटोमेटिक रिएक्शंस हम लोग देते हैं कि जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल दिल धड़कता है, दिल का धड़कना, पलकें जो हम झपकते हैं, पलकों का झपकना, ठीक है। टच पर ये बच्चा कुछ मूवमेंट करता है जैसे, तो वो हो गए हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। मीन्स जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिंपल मूवमेंट्स। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा भी बड़ा हो गया है तो वो थोड़ा बहुत वॉक करना शुरू करेगा या फिर मीन्स बैठना शुरू करेगा, तो वो हमारे सिंपल मूवमेंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है परसेप्चुअल मूवमेंट्स। कौन कौन से होते हैं? परसेप्चुअल जो मूवमेंट्स होते हैं या एबिलिटीज़ होती हैं। मीन्स इसमें बच्चा क्या करता है कि वो परसीव कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, ठीक है। मीन्स उनको परसीव करके, उनको देख के सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। वो उसको देखता है, उनको सीखता है, फिर उस हिसाब से जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो इसे कहा जाता है परसेप्चुअल। उसके बाद आ गया फोर्थ वन इज़ फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ मीन्स इसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। मीन्स इसमें बच्चा जो है वो फिजिकली जो है वो काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब बच्चा यहाँ पे दौड़ना शुरू कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा फिजिकल एक्टिविटीज़। उसके बाद 5th नंबर पे आ जाता है स्किल्ड मूवमेंट्स। स्किल्ड मूवमेंट्स मीन्स अब वो कुछ लेवल से हटके कर रहा है, कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज़ें कर रहा है। मीन्स वो अब उस लेवल में एक्टिविटीज़ के लेवल में अब एफिशिएंसी अचीव कर चुका है, अब वो उसमें मास्टरी ले चुका है। बेसिकली जैसे कि हमने बताया कि इसमें जो हमारा फिजिकल स्किल्स में मास्टरी हासिल की जाती है, तो इसमें स्किल्ड मूवमेंट में उसको यहाँ पे वो अब मास्टरी हासिल कर चुका है। फॉर एग्जांपल अब बच्चे ने कोई स्किल सीख लिया है, अगर वो रस्सी कूदना सीख गया, ये साइकिलिंग करना सीख गया, ठीक है, तो इसमें स्किल्ड मूवमेंट में इस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद आता है 6 वन इज़ नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन कौन सा होता है? दैट इज़ रिलेटेड टू योर बॉडी लैंग्वेज। मीन्स अब बच्चा जो है, जो पर्सन जो है, वो अब चीज़ों को बोलकर नहीं, ठीक है, अपनी बातों को बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता है। वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने जेस्चर के थ्रू बताता है कि वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो है वो हमने 3 टाइप के डोमेन पढ़े, दैट इज़ कॉग्निटिव डोमेन रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटी, अफेक्टिव डोमेन दैट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस, ठीक है, देन कॉग्निटिव या फिर साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को साइकोमोटर डोमेन भी कहा जाता है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर डूइंग, ठीक है। देन ठीक है, तो ये हमने पढ़े 3 डोमेन। तो अब आपको अगर समझ में आया है तो इसका हम करवा रहे हैं प्रैक्टिकल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अप्लाई करेंगे। मैंने नॉलेज भी दे दिया, ठीक है। नॉलेज के बाद हम लोगों ने उसे समझ भी लिया, अंडरस्टैंडिंग भी करी। अब हमारी जो 3rd लेवल आ गया है वो है उसको अप्लाई करने का। तो चलिए अब आपको अप्लाई करके दिखाते हैं जी। तो द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द, जो डूइंग एस्पेक्ट है बिहेवियर का, वो कहाँ पे आता है? कॉग्निटिव डोमेन में, जो कि आपके मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है? नहीं। अफेक्टिव डोमेन, जो कि आपकी भावनाओं, आपकी इमोशन से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। कॉग्निटिव डोमेन या फिर साइकोमोटर डोमेन दैट इज रिलेटेड टू योर डूइंग, यस, यही है इसका राइट आंसर, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन 3rd वन। एंड साइकोलॉजिकल डोमेन, ये हमने कोई डोमेन नहीं पढ़ा तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, ओके। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इज़ एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर। एक स्टूडेंट है जो अपने बिहेवियर में काफ़ी जो है एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है टुवर्ड्स हिज पीयर ग्रुप, जो उसके साथ बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ, एंड डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ स्कूल, और जो स्कूल्स के नॉर्म है उनको भी फॉलो नहीं कर रहा है, उनके साथ भी कन्फर्म नहीं कर रहा है। दैट इज दिस स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन, तो उस स्टूडेंट को हेल्प की ज़रूरत है कहाँ पे? कोग्निटिव डोमेन में। मीन्स उसकी जो मेंटल रिलेटेड एबिलिटी है उससे रिलेटेड उसमें हेल्प की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद साइकोमोटर डोमेन, जो वो कर रहा है, जो उसका फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे नहीं, सॉरी, वहाँ पे भी नहीं। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन मीन्स उसकी भावनाओं से संबंधित, जी बिल्कुल, जो उसकी भावनाएं अगर अपने पीयर ग्रुप के साथ और आपके उसके स्कूल के साथ सही अच्छे से वो कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर वो उनका जो है वो बिहेवियर एग्रेसिव नहीं रहेगा और वो उनका भी आदर करेगा। दैट इज़ अफेक्टिव डोमेन इज़ राइट आंसर। एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ऐसा कुछ नहीं है, तो राइट आंसर इज़ अफेक्टिव डोमेन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसे आपने
खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है, तो मैं देख लूँगी कि आपको समझ में आया या नहीं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन गिवन। तो जो कौन सी कॉग्निटिव वर्ब्स हैं जो एनालाइज इन्फॉर्मेशन में दी गई है, मीन्स आप इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कौन से लेवल पे करते हो, ठीक है। एनालाइज में क्या किया जाता है, मीन्स जो एनालाइज आपका लेवल है उसमें क्या किया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे कि एनालाइज में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको यहीं पे आंसर इजीली मिल जाएगा। फर्स्ट वन है डिफ्रेंशिएट, आप एनालाइज में चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हो, या फिर बी है आप चीज़ों को क्लासीफाई करते हो, ठीक है, उनका वर्गीकरण करते हो, या फिर डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो, या फिर वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी मीन्स उनकी पहचान करते हो, ठीक है। तो जो भी राइट आंसर है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।